हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 70वीं बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था 2024 में उसका कंप्लीट सलूशन देखेंगे। इसमें टोटल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से 140 प्रश्न जीके जीएस करंट अफेयर्स के होंगे और बाकी के जो 10 प्रश्न होंगे वो रीजनिंग और कुछ मैथ के होंगे। इसके पहले 69, 68, 67 और उसके पहले के जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उसके सभी प्रारंभिक परीक्षाओं का पेपर का सलूशन हमने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप उसे चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिमोनाइट। तो यह लोहे का एक प्रमुख अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है Fe2O3 × 3H2O और इसे पीला अयस्क भी कहा जाता है। ये जो बॉक्साइट दिया है यह एल्युमिनियम का अयस्क है, इसको Al2O3 भी बोलते हैं। सिनेबार जो है ये मरकरी यानी पारा का अयस्क है, जिसका फॉर्मूला होता है Hgs। और पायराइट जो है ये कॉपर या आयरन का सल्फाइड होता है, जिसे फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, फूल्स गोल्ड। मैंने यहाँ पे लोहे के 4 मुख्य अयस्क लिखे हैं। पहला है मैग्नेटाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। यह सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है। इसमें लगभग 72% तक लोहा होता है और इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। हेमेटाइट, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। तो भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला ये लोहा है, मतलब ये लोहे का अयस्क है और लगभग इसमें 60 से 70% के बीच लोहा पाया जाता है। उसके बाद आता है लिमोनाइट, जो कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। ये हल्के पीले या भूरे रंग का होता है। उसके बाद आता है सीडोराइट, जो कि आयरन कार्बोनेट होता है। इसमें कार्बनिक मात्रा पाई जाती है कार्बन के वजह से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो इग्नियस, इसको हिंदी में आग्नेय चट्टान भी बोलते हैं। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इग्नियस जो है यह लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। अग्नि। जब मैग्मा जो कि पृथ्वी के अंदर रहता है या लावा जो सतह पर ठंडा होकर जमता है तो आग्नेय चट्टानें बनती हैं। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। आग्नेय चट्टानों में कौन कौन से चट्टान आते हैं? तो एक आता है बेसाल्ट, ये आग्नेय चट्टान है, जैसे कि दक्कन का पठार पूरा बेसाल्ट से बना है। उसके बाद आता है एक ग्रेनाइट, उसके बाद प्यूमिस और गैब्रो। ये 4 आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो तलछट्टी दिया है ये सेडिमेंट्री रॉक इसको बोलते हैं। ये चट्टान अवसाद के जमाव और दबाव से बनती है, जैसे कि बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। उसी तरीके से रूपांतरित चट्टान जो है मेटामॉर्फिक चट्टान, यह अत्यधिक ताप और दाब के कारण आग्नेय या अवसादी चट्टानों के भौतिक और रासायनिक रूप में बदलाव से बनती है, जैसे कि रूपांतरित चट्टान है संगमरमर। उसके बाद एक है नीस। यहाँ पे जो क्रिस्टल दिया है यह चट्टान का प्रकार नहीं है बल्कि खनिज संरचना की एक अवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने को बोलते हैं कटौती प्रस्ताव। तो यह केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है ताकि मांग या अनुदान की मांगों के तहत सरकार द्वारा मांगे गए बजट खर्चों में असंतोष व्यक्त किया जा सके या उसमें कमी की जा सके। कटौती प्रस्ताव जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला है नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती, इसमें मांग की राशि घटा करके 1 रुपये करने को कहा जाता है। ये नीति का पूर्ण विरोध दिखाता है, पॉलिसी कट मोशन बोलते हैं इसको। मित व्ययिता कटौती जो है बजट की राशि में एक निश्चित मात्रा की कटौती करने को कहा जाता है। और जो सांकेतिक कटौती है टोकन कट मोशन, तो भारत सरकार के किसी दायित्व से जुड़ी शिकायत दर्ज करने के लिए मांग में से 100 रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। देखिए इसमें अनिश्चित है कि बहुत ज़्यादा रुपए कम करने के लिए कहा जा सकता है। इसमें सिर्फ 1 रुपये और इसमें सिर्फ 100 रुपये। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो 1911 में।
तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की ऐतिहासिक घोषणा की थी। सचिवालय एवं सरकार ने आधिकारिक रूप से तो 1912 में काम करना शुरू किया था, परंतु राइट आंसर जो होगा हमारा 1911 ही होगा, क्योंकि 12 दिसंबर 1911 को ही ये घोषणा हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसको उनका मनोनीत करना जो है वो समाप्त कर दिया गया है। तो 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा लोकसभा का जो अनुच्छेद है 331 और राज्यों के विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है उनका अनुच्छेद 333, इनमें आंग्ल भारतीयों के मनोनयन का प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया है। पहला दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं, तो ये पहले किए जाते थे, अब नहीं किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा 1 आंग्ल भारतीय मनोनीत किया जाता है, ये भी गलत है। वे उनकी आबादी के अनुसार मनोनीत होते थे, तो ये बात उस समय सही थी, हालांकि अब खत्म कर दिया गया, तो ये भी गलत है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें SC और ST के आरक्षण की समय सीमा को 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है और ये बढ़ के हो गया है 2030 तक। तो 2 काम हुआ था, एक एंग्लो इंडियन मनोनयन समाप्त कर दिया गया और दूसरा SC ST 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। किसके द्वारा? तो 104 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था अबू धाबी में, जो कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो ये कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि ये सब करंट अफेयर के ऑप्शन है तो इसे हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे पढ़ करके, क्योंकि ये कोई फ़ायदा नहीं है याद रखने का, क्योंकि चीज़ें अब 2026 के हिसाब से बदल गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2024 में किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मत पत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है। तो ये है 85 वर्ष, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि 2024-25 में केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता यानी स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है। तो नारियल को शामिल नहीं किया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। तो पहला देखिए बोल रहा है कि NaCl का विलयन है कॉपर धातु के साथ, इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो चूँकि कॉपर जो है वो सोडियम से कम सक्रिय है, इसलिए ये इसको रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रह जाएगा। फिर AgNO3 का विलयन कॉपर धातु से करते हैं, तो AgNO3 और इसको कॉपर से कराएंगे तो क्या होगा कि कॉपर अधिक क्रियाशील है, तो ये जो सिल्वर है इसको रिप्लेस कर देगा, हटा देगा यहाँ से, और ये बना लेगा कॉपर नाइट्रेट NO3 और यहाँ पे होल ट्वाइस आ जाएगा और प्लस 2Ag और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिल्वर अलग हो जाएगा, कॉपर इसको विस्थापित कर देगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा है MgCl2 विलयन एल्युमिनियम धातु। तो एल्युमिनियम जो है मैग्नीशियम से कम सक्रिय है, तो कोई प्रतिक्रिया इसमें नहीं होगा क्योंकि ये Mg को हटा ही नहीं पाएगा। FeSO4 विलयन और सिल्वर धातु, तो सिल्वर जो है लोहे से कम सक्रिय है, इसमें भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, तो धातुओं की सक्रियता का क्रम आपको इसमें याद रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पोटेशियम होता है सबसे पहले, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, पीबी होता है ये। इसके बाद हो जाएगा हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, अर्जेंटम यानी सिल्वर और Au औरम मतलब सोना, गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर। तो बिहुला या बिहुला बिसहरी पूजा जो है अंग प्रदेश यानी भागलपुर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक पर्व है। यह देवी मनसा या विषहरी और सती बिहुला की गाथा से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं विकिरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडिएशन। तो ऊष्मा के संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, माध्यम मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो ऊष्मा तरंगे खास करके विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ये इन्हीं के रूप में निर्वात में भी गमन करती हैं। जैसे कि सूर्य की ऊष्मा का पृथ्वी तक पहुंचना विकिरण के द्वारा ही संभव हो पाता है। बाकी यहाँ पे जो संवहन दिया है इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शन। तो द्रवों और गैसों में अणुओं की वास्तविक गति से ऊष्मा स्थानांतरण इसमें होता है। उसके बाद जैसे संवहन का उदाहरण आप लिख सकते हैं, पानी का जो उबलना है ये संवहन के द्वारा होता है। उसके बाद है संचालन, इसको बोलते हैं कंडक्शन। तो ठोस पदार्थों में बिना कणों के स्थान परिवर्तन के ऊष्मा का संचरण, जैसे कि लोहे के चम्मच का या स्टील के चम्मच का गर्म होना, चम्मच का गर्म होना, ये संचालन का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो सबको पता होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव आमाशय की पैराइटल कोशिकाओं द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। इसका कार्य क्या है? तो ये भोजन को अम्लीय माध्यम देना, भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करना तथा पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचार को फैलाने एवं समाज सेवा के लिए 1 मई 1897 को कहाँ पे? बेलूर मठ, जो कि कोलकाता में था, बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, बाकी यहाँ पे 1899 जो दिया है वो सब गलत है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था ये पूछ देता है कभी, तो ये था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, विश्व धर्म सम्मेलन जो कि शिकागो में हुआ था, तो वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1893 में हुआ था। और राष्ट्रीय युवा दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पे मनाई जाती है 12 जनवरी को, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है वो पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन मार्च 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। यहाँ पे कन्फ्यूजन पॉइंट दूर कर लेना है कि यदि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान पूछे तो पटना, और विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य पूछे तो वो भागलपुर में स्थित है। ये भी ध्यान रखना है कि डॉल्फिन को लोग लोकल भाषा में सोंस बोलते हैं, सोंस। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 102(1)(a) में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a) के तहत यदि कोई संसद सदस्य यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अपने अधीन कोई लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण करता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 102(1)(b) में क्या है? तो विकृत चित्त यानी अनसाउंड माइंड होने के आधार पर अयोग्यता के बारे में है, विकृत चित्त। 1(c) में क्या है? तो दिवालियापन होने के कारण इसके आधार पर हम उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है। और 102(1)(d) में क्या है? तो किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से हासिल करने के आधार पर उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। और यदि राज्य विधायकों के लिए ये नियम पूछे तो राज्य विधानमंडल के सदस्य जैसे कि MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए लाभ के पद पर अयोग्यता का प्रावधान जो है वो है 191(1)(a) में दिया गया है। ठीक है, और अयोग्यता का अंतिम निर्णय कौन करेगा? तो अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर सांसद की अयोग्यता का अंतिम निर्णय लेते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये है चीन, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं, निम्नलिखित में से इनका पूरब से पश्चिम सही क्रम क्या होगा? पूरब से पश्चिम मतलब ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो इधर से हमें इधर की ओर आना है। ठीक है, पहला दिया है हमें क्या?
गारो पहाड़ियाँ। तो मेघालय सबसे पूरब में है, लगभग 90 डिग्री ईस्ट देशांतर पर है, तो हमारा ये पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद नंदा देवी जो है उत्तराखंड गढ़वाल हिमालय में है, तो ये हमारा क्या आएगा पहले दूसरे नंबर पे। उसके बाद कामेर भी जो है वो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ये नंदा देवी के थोड़ा सा पश्चिम में है, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। और K2 यानी कि माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो है वो लद्दाख या काराकोरम श्रेणी में स्थित है, यानी कि सबसे पश्चिम में ये है। तो 1 2 3 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? तो ये थे नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन डी। तो ये भारत के 6वें राष्ट्रपति जो कि 1977 से लेकर के 1982 तक बने, और राष्ट्रपति बनने से पहले वे 2 बार 1967 से लेकर के 1969 और एक बार 1977 में लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वीवी गिरी क्या थे? तो ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति एवं कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह तो भारत के गृह मंत्री एवं पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे। और APJ अब्दुल कलाम भारत के प्रख्यात वैज्ञानिक और मिसाइल मैन थे जो सीधे राष्ट्रपति बने थे। ये भी ध्यान रखना है नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में कि ये भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो दिया था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है तथा पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? तो ये 10 अगस्त 2020 को किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू लैम्प्स फॉर दी वर्ल्ड किसने लिखा है? तो ये अरविंदो घोष ने लिखा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एक लेखों की प्रसिद्ध श्रृंखला है जिसे श्री अरविंद घोष ने 1893 से लेकर के 94 में इंदु प्रकाश समाचार पत्र में प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है, किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से एक सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया था? तो ये था सोम्पेन जनजाति कहाँ है? तो अंडमान और निकोबार में है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ग्रेट निकोबार द्वीप के घने जंगल में रहने वाली एक संरक्षित या संवेदनशील सोम्पेन जनजाति के सदस्य ने 2024 के लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल 2024 में अपने जीवन में पहली बार मताधिकार का ये प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, लगभग यहाँ एक चीज़ और याद रखना है, अंडमान निकोबार से संबंधित कभी कभी कुछ और जातियों के नाम पूछ देता है, मैं उसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सोम्पेन तो पता चल गया, जारवा है एक, सेंटिनलीज है, ओंगे है और ग्रेट अंडमानी। जारवा, सेंटिनलीज, ओंगे, ग्रेट अंडमानी। अगला प्रश्न है कि लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? तो ये स्वीडन नाटो में शामिल हुआ है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? डैश के रूप में इसे जाना जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओडोमीटर। तो यह उपकरण किसी वाहन स्पेशली कार या बाइक द्वारा चली गई कुल दूरी को किलोमीटर या मील में मापता है। स्पीडोमीटर क्या है? तो वाहन की तत्काल गति को दर्शाता है कि उस समय गाड़ी जो चल रही है उसकी स्पीड क्या है। एमीटर क्या है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। और क्रोनोमीटर क्या है? तो जहाज़ों पर सटीक समय मापने के लिए प्रयोग होने वाली ये घड़ी है। तो क्रोनोमीटर समय मापता है एक तरीके से, एमीटर विद्युत धारा मापता है और स्पीडोमीटर तत्काल गति मापती है, तत्क्षणिक गति मापती है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 कैबिनेट मिशन की सिफारिश के विफल होने और पृथक पाकिस्तान की मांग को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की। इसके कारण कोलकाता में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए जिसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स भी कहा जाता है।
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, ये 3 तरीके के में जोड़े गए थे। चूँकि ऑप्शन में 2 पूछ रहा है तो धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें एक और याद रख लेना है आपको अखंडता के बारे में, अखंडता यानी इंटीग्रिटी के बारे में। अगला प्रश्न है परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे जे थॉमसन, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद वर्ष 1898 में जे थॉमसन ने परमाणु का पहला संरचनात्मक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। रदरफोर्ड इन्होंने 1911 में अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया था और ई गोल्डस्टीन ने एनोड किरणों और प्रोटॉन के अस्तित्व की खोज की थी 1886 में। जे थॉमसन ने 1898 में परमाणु मॉडल दिया था। नील्स बोर जो है इन्होंने 1913 में रदरफोर्ड की कमियों को दूर करते हुए क्वांटम मॉडल दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा या निर्माण वस्तु। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया? तो ये 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1)(a) में और 164(1)(a) में प्रावधान जोड़ा गया। इसके तहत केंद्र में मंत्रिपरिषद की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिला करके लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती और यही नियम राज्यों में मुख्यमंत्री सहित विधानसभाओं के 15% पर लागू होता है। राज्यों में जो न्यूनतम संख्या तय की गई है वो 12 तय की गई है। 12 संख्या है, प्रतिशत 15 ही रहेगा। बाकी जो 95वां संविधान संशोधन दिया है ये हुआ था 2009 में। ये किससे संबंधित है? इसमें SC और ST के सीटों के लिए आरक्षण को 10 साल से बढ़ा करके 2020 तक कर दिया गया था और जैसा कि मैंने अभी पिछले कुछ क्वेश्चन में बताया कि अब इसे बढ़ा करके 2030 तक कर दिया गया है 104 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन अधिनियम यह आया था 2003 में। तो इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली भाषा जोड़ी गई। और उसके बाद 93वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2005 में। तो इसमें शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया था। 91वां संविधान संशोधन 2003 में एक और चीज़ हुआ था, दल बदल कानून, इसमें सुधार हुआ था। 91वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, जिसके तहत अब दल बदल करने वाले मंत्री पद पाने के योग्य नहीं रहते हैं और 1/3 के स्थान पर 2/3 सदस्यों का विलय ही वैध माना जाता है। पहले जब शुरू में बना था 1951 में तो उसमें 1/3 को माना गया था। अब 2/3 सदस्य पार्टी से निकलने चाहिए, तभी वो दल बदल कानून के तहत ये सही होगा यानी लीगल होगा। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे? तो टोटल 3 देश थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 देशों ने, देखिए 12 देशों ने फेवर में दिया था। ठीक है, एक देश अमेरिका ने वीटो यानी अस्वीकार कर दिया था। बाकी जो 2 देश थे ब्रिटेन और स्विट्ज़रलैंड मतदान से ही अनुपस्थित यानी एब्सटेन रहे थे। तो 1 वीटो और 2 अनुपस्थित, कुल कितना हो गया? 3 हो गया। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हैं, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का पद संभाला था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या कीजिए। पहला दिया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत रसायन विज्ञान के 3 मूलभूत नियम की व्याख्या सफलतापूर्वक की है। पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा था स्थिर संघटन का नियम और तीसरा था बहुअनुपात का नियम। बाकी ये जो दिया है रेडियोधर्मिता का नियम, तो इसकी खोज जो है ये हेनरी बैकरेल ने किया था। हेनरी बैकरेल ने 1896 में की थी। डाल्टन का सिद्धांत माना था कि परमाणु अविभाज्य है और इसलिए यह रेडियोधर्मिता की व्याख्या नहीं कर सकता था। तो 1, 2 और 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो ये कथन गलत है। वाकाटक वंश का जो संस्थापक था वो था विंध्य शक्ति, ठीक है। और प्रवरसेन प्रथम जो था अपने पिता विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी था। उनका साम्राज्य यानी कि प्रवरसेन का साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड से लेकर के हैदराबाद तक किया था। वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने थे, तो ये सही है। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, तो ये भी सही है। मत्स्य पुराण, मत्स्य और वायु पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, सी, डी, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल, ऑप्शन ए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और उनके लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकता है। जे के बारे में ये है। तो 200 ये इसके साथ ये याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इससे भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और कुल अनुच्छेद कितने थे? तो 243 से लेकर के 243 ओ तक, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, यानी कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य कौन विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल करता है, ऑप्शन बी। तो संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत यदि 10वीं अनुसूची यानी दल बदल को छोड़कर किसी अन्य आधार जैसे कि लाभ का पद, मानसिक असंतुलन इत्यादि पर विधायक की अयोग्यता का प्रश्न उठता है, तो निर्णय राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग की राय लेकर के किया जाता है और यही निर्णय अंतिम होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो एंथ्रेक्स को बोला जाता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंथ्रेक्स जो है वो एक जीवाणु से होने वाला बीमारी है, बैसिलस एंथ्रैक्सिस। तो इस जीवाणु से होने वाला एक घातक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से मवेशियों और मनुष्यों को प्रभावित करता है। इसमें प्लीहा जो है अत्यधिक सूज जाती है और लाल हो जाती है, इसलिए इसे प्लीहा ज्वर भी कहा जाता है। बाकी टाइफाइड जो दिया है यह इसे मियादी बुखार या आंत का बुखार कहते हैं। ये साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, ये भी याद रखना है, साल्मोनेला टाइफी। उसके बाद कोलरा दिया है, तो ये विब्रियो कोलरी के द्वारा जीवाणु से होता है। ये दूषित पानी या भोजन के माध्यम के द्वारा, विब्रियो कोलेरी पढ़ते हैं, आर-ई के बाद कोलेरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है? तो देखिए इसमें जो तुंगभद्रा, महानदी और पेनगंगा, ये तीनों नदियाँ पूर्व की ओर बहने वाली हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं, जबकि नर्मदा जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये अरब सागर में गिरती है और डेल्टा नहीं बनाती है। यह भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है और इसका उद्गम स्थान क्या है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है?
तो पहला दिया है शहरों में अधिक श्रम की मांग, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ये भी कारण सही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, तो ये भी कारण सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हाजी शरीयतुल्लाह, राइट आंसर ये हो जाएगा। इन्होंने 1819 में पूर्वी बंगाल यानी वर्तमान जो बांग्लादेश है उसमें फराजी आंदोलन की शुरुआत की थी। यह एक इस्लामी सुधारवादी और बाद में जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ कृषक आंदोलन बन गया था। यहाँ पे जो दुदू मियाँ दिया है ये हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र थे, जिन्होंने पिता की मृत्यु के बाद आंदोलन का नेतृत्व संभाला और इसे राजनीतिक व क्रांतिकारी रूप दिया था। चूँकि प्रश्न में संस्थापक पूछ रहा है इसलिए हम उपरोक्त में से एक से अधिक को टिक नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑप्शन ए को टिक करेंगे। बाकी जो सैयद अहमद दिया है तो ये वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे, वहाबी आंदोलन के ये संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखिए, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए शाहजहान सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक संग्रह। और यदि आपसे पूछता साप्ताहिक पत्र तो उसका नाम था हुंकार, जो कि पटना से प्रकाशित होता था। द ब्रोकन विंग ये कौन करता था? तो ये सरोजिनी नायडू की पुस्तक का नाम है, सरोजिनी नायडू। उसके बाद निर्बल सेवक, और यहाँ पे जो दिया है इंडियन नेशन, ये जो है दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह द्वारा शुरू किया गया अखबार है। कामेश्वर सिंह कौन थे? तो ये दरभंगा के महाराज थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा BPKS, इसका स्थापना स्वामी सहजानंद ने 1929 में किया था। और ऑल इंडिया किसान सभा यानी अखिल भारतीय किसान सभा ये 1936 में लखनऊ में स्थापना हुआ था इसका, और स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे और सचिव NG रंगा थे। ये फैक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरों से भिन्न हो, यानी ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, P 16 होता है, S 19, V 22, X 24, ये O 15, R 18, U 21, X 24, J 10, M 13, P 16, S 19, C 3, F 6, I 9, L 12। तो 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, 16 3 19, 19 3 22, 22 2 24। तो यहाँ पे जो 2 आ रहा है यही दूसरे से भिन्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 70 से 90 लाख करोड़। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित करके सही कूटों का चयन कीजिए। पहला दिया है खाकसार, तो खाकसार जो है इसकी स्थापना 1931 में लाहौर में अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरिकी ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कब किया था? 1931 में। ये एक अर्धसैनिक संगठन था जिसका उद्देश्य अंग्रेजों से आज़ादी और सामाजिक सेवा लेना था। सोशलिस्ट पार्टी, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है ये 1934 में स्थापित। इस पार्टी के प्रमुख संस्थापकों में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया शामिल थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये 1934 में स्थापित हुआ था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में मजदूरों और किसानों का अधिकार के लिए इसकी स्थापना की थी, तो ये हो जाएगा 1936। फॉरवर्ड ब्लॉक, तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 ईस्वी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद इसकी स्थापना की थी, जिसको त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई हैं? तो ये जमुई से चुनी गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय से। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था, यानी ST के बारे में ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कटिहार।
तो कटिहार जिले में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक था, लगभग 5.86% था। और यदि पूछे कि बिहार में कुल एसटी आबादी कितनी है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार में एसटी की संख्या है वो कुल आबादी का 1.3% है मात्र। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किस जिले में है ओवरऑल पूछे अगर, तो पश्चिम चंपारण राइट आंसर होगा। क्योंकि हमें दिए गए ऑप्शन में से चुनना था तो हमने कटिहार चुना। यदि पश्चिम चंपारण होता तो हम पश्चिम चंपारण चुनते, क्योंकि पश्चिम चंपारण जो है उसका 6.35% है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? पहला हमें दिया है क्या, पानी का वाष्पीकरण। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है क्या। तो ऐसी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी कि बाहर निकलती है। तो पानी का जो वाष्पीकरण होगा वो कैसे होगा, जब वो ऊष्मा को अवशोषित करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, तब जाके वाष्पीकरण होगा। तो ये ऊष्माक्षेपी नहीं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, तनुकरण मतलब उसको डाइल्यूट करना है। ठीक है, तो सांद्र अम्ल में पानी मिलाने पर अत्यधिक ऊष्मा निकलती है, इसलिए अम्ल में पानी मिलाते हैं, न कि पानी में अम्ल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ठीक है, बिना बुझे चूने के साथ पानी की अपक्रिया, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम पानी के साथ रखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH बनता है और बहुत ज़्यादा हीट इसमें से निकलता है, बहुत ज़्यादा, जो बर्तन है वो गर्म हो जाता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। कपूर क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन, तो जो ऊर्ध्वपातन है कपूर कैसे होता है, जब हम उसको जलाते हैं मतलब वो ऊष्मा को अवशोषित करती है, इसलिए उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे, ना कि ऊष्माक्षेपी। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर दूसरा और तीसरा होगा, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 हमें दिया है। पहला है वैशाली, तो बेगूसराय और वैशाली का क्षेत्र जो है व्यावसायिक पुष्प कृषि के लिए प्रसिद्ध है, तो पुष्प उत्पादन हो जाएगा इसका 4। भागलपुर, इसको सिल्क सिटी कहा जाता है, खास करके तसर सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा 1। जमुई, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार जमुई जिले के सोनो क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये हो गया सोना। और मधेपुरा, तो यहाँ भारत का सबसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव फैक्ट्री 12,000 HP क्षमता के रेल इंजन का निर्माण स्थित है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, A का 4, B का 1, C का 2, D का 3, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध किससे है, तो सूरज हो जाएगा ऑप्शन। तो मोटरसाइकिल जो है वो बैटरी से चलती है, जो ई-बाइक होगी। और यदि ई-बाइक नहीं भी है तो जिस प्रकार मोटरसाइकिल को चालू करने और उसकी विद्युत प्रणाली को ऊर्जा देने का प्राथमिक स्रोत बैटरी है, उसी प्रकार पृथ्वी पर समस्त जीवन को बनाए रखने और ऊर्जा प्रदान करने का जो अंतिम स्रोत है वो सूरज है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल को विधेयक पर सहमति देने, उसे रोकने या पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार है, लेकिन संविधान में इसके लिए कोई निश्चित समय की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भास्कर वर्मन। तो वर्मन वंश का राजा भास्कर वर्मन हर्षवर्धन के समकालीन असम यानी कामरूप का शासक था। उसने बंगाल के गौड़ शासक शशांक के खिलाफ हर्षवर्धन से कूटनीतिक संधि की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये था ऑस्टिन चैम्बरलेन, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। तो 1913 में गठित चैम्बरलेन आयोग का उद्देश्य भारत की स्वर्ण मानक प्रणाली और मुद्रा प्रबंधन की जांच करना था। इसके अध्यक्ष थे जोसेफ ऑस्टिन चैम्बरलेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस जो है, जो कि फ्रांस की राजधानी है, ये सीन नदी के किनारे स्थित है। ये बेलग्रेड है, ये सर्बिया की राजधानी है, ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। डेन्यूब और साव नदियों के संगम पे कह सकते हैं।
ठीक है। बुडापेस्ट ये हंगरी की राजधानी है, यह भी डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। लिस्बन तो ये पुर्तगाल की राजधानी है, ये टैगस नदी के किनारे बसा है, टैगस नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं? ये हैं 57 किलोग्राम भार वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो प्रजनन द्वारा किस में होता है? तो ये होगा कवक यानी फंगी द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो कवक जैसे कि राइजोपस में अलैंगिक प्रजनन मुख्य रूप से बीजाणुधानियों के बनने से होता है, और जो शैवाल है इसमें विखंडन, मुख्य रूप से विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं, ये विखंडन द्वारा। और जो खमीर दिया है ईस्ट जिसको बोलते हैं, ये मुकुलन यानी बडिंग के द्वारा करते हैं, मुकुलन के द्वारा ये प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी RN मुधोलकर। 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष बने थे ये। बाकी यहाँ पे जो दिया है सैयद हसन इमाम, तो इन्होंने 1918 के बॉम्बे में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है। और एक याद रख लेना है, एक 37वां अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? गया में हुआ था 1922 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे, CR दास, RN मुधोलकर और CR दास। अगला प्रश्न है, तो ये दिशा पर संबंधित प्रश्न है। इसके लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं दिशा, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। मान लीजिए गौरव यहाँ पे है, ये उत्तर की तरफ गया है, कितना? 20 मीटर। वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ पे इसका इधर की तरफ मुख है, तो बायां कौन सा होगा? बायां ये होगा, दायां ये होगा। तो ये बाएं की ओर मुड़ रहा है और 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चलता है, चल के यहाँ पे आ गया है। अब वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यानी फिर से बाईं ओर मुड़ के यहाँ पे 20 मीटर चलता है, और उसके बाद दाईं ओर मुड़ के 20 मीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़ के 20 मीटर मतलब ये इधर दायां होगा इसका, फिर से 20 मीटर चला है। तो अपनी मूल स्थिति से कितनी दूर है? मूल स्थिति क्या है? ये है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। तो ये 40 है और ये 20 है, तो 40-20 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 60 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित में योगदान कितना था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 17.7, 27.6 और 54.7% था। 54.7 जो था वो सेवा क्षेत्र के लिए, ये उद्योग क्षेत्र के लिए और कृषि संबंध क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? तो कोरंडम किसको बोलते हैं? Al2O3 को बोलते हैं, और क्रायोलाइट जो है इसका फॉर्मूला होता है Na3AlF6। इसमें भी एल्युमिनियम है, इसमें भी एल्युमिनियम, ये दोनों एल्युमिनियम के अयस्क हैं। इसके अतिरिक्त जो बॉक्साइट होता है Al2O3 × 2H2O, इसको बॉक्साइट बोलते हैं। ये एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख और मुख्य वाणिज्यिक अयस्क है। तो हमें पूछ क्या रहा है कि ये किसके अयस्क हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी जो यहाँ पे दिया है चांदी, तो चांदी के अयस्क को भी याद रख लेना है, Ag2S जिसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड, और हॉर्न सिल्वर है एक AgCl, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। उसके बाद लोहा का मैंने बता ही दिया था, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट। और टीन का यहाँ पे लिख लीजिए, टीन का एक कैसेराइट है SnO2, तो कैसाइटराइट हो गया टीन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपॉलिस है? टेक्नोपॉलिस किसको बोलते हैं? तो टेक्नोपॉलिस उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, अनुसंधान और विकास तथा विश्वविद्यालय तकनीकी संस्थानों के एक ही क्षेत्र में केंद्रित क्लस्टर यानी संकुल को कहा जाता है। तो कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली विश्व का सबसे प्रसिद्ध और स्थापित टेक्नोपॉलिस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कम तापमान उच्च दाब। तो कम तापमान में क्या होता है कि गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा घटती है जिससे वे पास आते हैं, और उच्च दाब में क्या होता है तो गैस के अणुओं पर दबाव डालकर उन्हें एक दूसरे के निकट लाया जाता है जिससे उनके बीच अंतर आणविक आकर्षण बल प्रभावी हो जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तो ये 22 जुलाई को अपनाया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन जो है वो राष्ट्रगान है, और राष्ट्रगीत क्या है? तो वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रगीत है। इन दोनों को अपनाया गया 24 जनवरी को। 26 नवंबर 1950 को क्या हुआ? तो इस तिथि को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और अंगीकृत किया गया। ये एक्चुअल में 1950 नहीं, यहाँ पे 49 रहता तो ज़्यादा सही होता। 1949 को किया गया था। और बाकी 26 जनवरी जो 1950 यहाँ पे लिखा है, भारत का संविधान पूर्णतः लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बन गया था। ये भी ध्यान रखना है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कि इसका डिज़ाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। और इसका अनुपात क्या होता है? तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो होता है 3:2। और इस ध्वज में कितनी तिलियाँ होती हैं? 24, जो कि 24 घंटे वाले आप से मिला करके समझ सकते हैं। घड़ी के जो घंटा होता है सुई, एक घंटे में मतलब एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं, तो उससे ये याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला दिया है प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र, तो ये सही सुमेलित है। नाना पाटिल और वाईवी चौहान द्वारा स्थापित यह सबसे लंबी अवधि यानी कि 1943 से लेकर के 1946 तक चलने वाली समानांतर सरकार थी। दूसरा है रैयती सरकार खेड़ा गुजरात, तो ये गलत है। रैयती सरकार जो है ये गुजरात के बारदोली क्षेत्र में संगठित हुई थी, ना कि खेड़ा में। ये बारदोली होना चाहिए, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है पूछ रहा था। जातीय सरकार ताम्लुक बंगाल, तो दिसंबर 1942 से लेकर सितंबर 1944 तक कार्यरत रही थी, और इसने विद्युत वाहिनी नाम से सशस्त्र बल भी बनाया था। प्रजामंडल तालचर उड़ीसा, तो ये भी सही है। उड़ीसा के तालचर में प्रजामंडल आंदोलन के तहत समानांतर व्यवस्था चलाई गई थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा केरल का कोझिकोड शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। और दिल्ली जो है भारत की राजधानी। हैदराबाद इसे यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला का शहर दर्जा प्राप्त है। और वाराणसी को इसे यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक यानी संगीत का शहर का दर्जा प्राप्त है। हमें साहित्य का पूछा था तो कोझिकोड हो गया, संगीत का पूछता तो वाराणसी, पाक कला का तो हैदराबाद। पाक कला मतलब खाने बनाने वाली के बारे में बात कर रहा है। अगला प्रश्न है बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? तो गया को, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहेत्सो पर 2 बार चढ़ाई की? तो ये है सत्यदीप गुप्ता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? तो जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। यह कुल रक्त का लगभग 55% हिस्सा होता है, और प्लाज्मा में 90 से 92% जल और 8 से 10% प्रोटीन या पोषक तत्व होते हैं। अगला बाकी जो WBC है ये आपको पता ही होगा, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। इन्हें सैनिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। और जो रक्त प्लेटलेट्स है तो रक्त का थक्का बनने में ये सहायक होती है। और जो रक्त का pH होता है वो 7.4 होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना और प्रमुख कृत्रिम बंदरगाह है। इसे मनुष्यों द्वारा समुद्र तट पर दीवारें यानी ब्रेक वाटर्स बना करके विकसित किया गया है।
मुंबई जो है ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। मोर्मुगांव जो कि गोवा में स्थित है, तो ये जुआरी नदी के ज्वार नदमुख पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। और जो कोच्चि है केरल में स्थित है, ये वेम्बानाड झील के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, इसके लेखक कौन थे? तो ये थे मोहम्मद अली वली हसन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो गरीब हिंदुस्तान के ये रचयिता थे। बाकी अली मोहम्मद साद जो दिया है, ये शाह अजीमाबादी के नाम से प्रसिद्ध बिहार के ये उर्दू शायर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व कौन सा है? कृत्रिमीय यानी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है ये। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको बोलते हैं टेक्नीशियम। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है Z=43 है। यह आवर्त सारणी का पहला ऐसा तत्व है जिसे प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था। इसकी खोज 1937 में एमिलियो सेग्रे और कार्लो पेरियर ने की थी। ये प्रथम मानव निर्मित कृत्रिम तत्व था। टीई क्या है? तो ये टेलुरियम है। देखिए टीसी को क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेक्नीशियम, TECHNETIUM। इसको बोलते हैं टेल्यूरियम। इसका जेड जो होता है परमाणु क्रमांक 52 होता है। ये एक तरीके का उपधातु है और प्राकृतिक रूप से ये पाया जाता है। ये जो टीएल है, आई नहीं है, ये टीएल है, इसको बोलते हैं थैलियम। तो थैलियम का परमाणु क्रमांक होता है 81। ये एक धातु है और प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टीएच का अर्थ होता है थोरियम। इसका जेड जो है 90 है परमाणु क्रमांक। प्राकृतिक रूप से ये पाया जाने वाला रेडियोधर्मिक तत्व है। ये मोनाजाइट बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था? तो वित्त वर्ष 2020 से 21 में पेश किया था। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि मराठा शासकों की अष्ट प्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखितों पर मिलान कीजिए। पहला है सचिव। तो सचिव जो है ये शाही पत्राचार और सरकारी पत्रों की देखरेख करता था, तो पत्राचार प्रभारी। पेशवा, तो ये प्रशासन का प्रमुख था, प्रधानमंत्री के समान था ये, तो ये 1 हो जाएगा। सामंत, जिसको दबीर भी बोलते हैं, तो ये विदेश मंत्री था, इसका सामने का ही हो जाएगा 3। और अमात्य जो है इसको सामंत का विदेश मंत्री होगा। एंड जो अमात्य होगा ये वित्त मंत्री या इसको राजस्व मंत्री भी बोला जाता है, राजस्व मंत्री। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो 9 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद की स्थापना की घोषणा की थी और इस सरकार को 9 देशों ने राजनीतिक मान्यता प्रदान की थी। मैं उनका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। तो 1943 के समय जो भी देश अस्तित्व में थे नए पुराने प्रकार के, उनमें था जापान, दूसरा जर्मनी, इटली, म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड, राष्ट्रवादी चीन यानी वांझाओ या नैनकिन सरकार वाला हिस्सा, फिलीपींस, क्रोएशिया और मंचूरिया। तो ये 9 देश थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? तो बिंबिसार ने मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की थी। उसने अपनी राजधानी गिरिव्रज या राजगीर बनाई और वैवाहिक संबंधों जैसे कि कौशल, वैशाली और मद्र के साथ इन माध्यम से साम्राज्य का अपना विस्तार भी किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी जो बृहद्रथ है, तो ये मगध के सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ वंश के संस्थापक थे। जरासंध के ये पिता थे। अजातशत्रु तो बिंबिसार का पुत्र था जिसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी हथियाई और इसे कुणिक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले 1996 को देखिए लीप ईयर है या नहीं, 4 से भाग देंगे। 4 चौके 16, 3, 4 9 36, 4 9 36, पूरा कट गया है। तो ये क्या है, 1996 हमारा जो है एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो फरवरी में कितने दिन हो जाएंगे? फरवरी में 29 दिन हो जाएंगे। ठीक है, दिनों की संख्या 29 हो जाएगी।
अब देखिए हम क्या करेंगे, विषम दिनों की गणना करेंगे। विषम दिन, तो इसमें 1 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक का हम कुल दिन का गणना करेंगे। तो 1 फरवरी से 29 फरवरी तक का कितना दिन होगा, तो 29 - 1 28 दिन, प्लस 3 मार्च तक तो 3 लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 28 दिन 31 हो जाएगा। 31 विषम दिन है, 7 से हम भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 चौक 28 दिन 31, 3 मिलेगा हमें ऑड डेज। तो हम क्या करेंगे, पहला है बुधवार, बुधवार में हम 3 दिन जोड़ देंगे, तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शनिवार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है, तो ये है चारा। चारा को या फॉडर बोलते हैं इसको, फॉडर। तो जायद फसलें रबी और खरीफ के बीच के जो शुष्क मौसम है मार्च से जून तक, उसमें उगाई जाती है। इसमें मुख्यतः हरा चारा, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी इत्यादि शामिल होते हैं। चना जो है ये एक रबी फसल है जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कपास है ये खरीफ फसल है, खरीफ फसल है जो कि जून जुलाई में बोई जाती है। सरसों एक रबी फसल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार 2017-18 से 22-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई है, तो 23.3% से 37% तक बढ़ गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी, तो 1876 में रॉयल टाइटल्स एक्ट आया था, उसके द्वारा रानी विक्टोरिया को औपचारिक रूप से भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है किस चीज़ का, तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ये उदाहरण है। तो मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग बहुलक है, यह आग का प्रतिरोध करता है और अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी को बेहतर ढंग से सहन कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग फर्श टाइल्स, रसोई के बर्तन और आग प्रतिरोधी कपड़ों में होता है। अगला प्रश्न है, यदि भागा का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब भाग, गुणे का मतलब माइनस और प्लस का मतलब गुणा है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो 36 गुणे दिया है यहाँ पे, गुणा का मतलब क्या है, माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे माइनस दिया है तो इस माइनस का मतलब हो जाएगा भागा 8। यहाँ पे गुणा दिया है तो गुणे का मतलब हो गया -4 बटे में 4, प्लस का क्या होगा, प्लस का मतलब होगा गुणा 8, गुणा का मतलब क्या है -2, प्लस का मतलब क्या है गुणा 16 और भागा का मतलब यहाँ पे प्लस दिया है तो +1 हो जाएगा। तो 36 में से 4 जाएगा तो 32 होगा और 32 में 8 से भाग देंगे तो 4 होगा। तो 4 - 4 ये क्या हो गया 0। जब ऊपर 0 आएगा नीचे कुछ भी रहे आंसर हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, और ये वाला तो 0 होगा नहीं। 8 चौके 32, 16 दूनी 32 प्लस 1 यानी बटे में क्या होगा 0/1 बराबर 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PN ओझा के द्वारा। ये पुस्तक का संपादन जो है पशुपतिनाथ ओझा द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है, तो लिंग अनुपात क्या था 918, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। 2011 की जनगणना के अनुसार 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। 916 कब था, तो 916 2001 में था। ठीक है, बाकी जो 933 है ये 933 नहीं 943 जो है भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात है 943। बिहार का बाल लिंगानुपात यदि पूछे तो ये है 935। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किसके पास है, तो गोपालगंज के पास है, कितना है तो 1021 है। और न्यूनतम किसके पास है, तो मुंगेर है, इसमें कितना है तो 876 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है, तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर फैला हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पे क्या फैला है, तो रॉकी पर्वतमाला फैला हुआ है और दक्षिणी अमेरिका पे एंडीज फैला हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे क्या है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज
स्थित है। ठीक है, और भारत के पश्चिमी तट पे पश्चिमी घाट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा ये किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चचनामा जो है मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था। नसीरुद्दीन कबाचा के समय 1216 ईस्वी में मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने इसका अरबी से फारसी में अनुवाद किया था। चचनामा में सिंध पर अरबों की विजय और राजा दाहिर के इतिहास का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंफ्रारेड विकिरण। तो इंफ्रारेड किरणों में तापीय प्रभाव होता है। मांसपेशियों की सिकाई, रक्त प्रवाह बढ़ाने और शारीरिक दर्द या सूजन को कम करने के लिए इंफ्रारेड लैंप का उपयोग किया जाता है। यूवी विकिरण जो है ये बैक्टीरिया को नष्ट करने और जल शोधन में प्रयुक्त होता है। और दृश्य विकिरण का आपको पता ही है, यह वह प्रकाश है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो नंद वंश ने किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शिशुनाग वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? तो नंदीवर्धन या महानंदिन। इसका अंत करके महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। और अगला प्रश्न देखते हैं आगे, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये है कोशिका, सबको पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी खोज किसने की थी? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, ये ध्यान रखना है। जीवित कोशिका की पूछेगा तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में की थी। अगला प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। तो ये जगह था पेंसिल्वेनिया के बटलर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति PQRS में कितने त्रिभुज हैं? तो देखिए इसमें जो मेन फिगर है वो ऐसा है। जब भी इस तरीके का फिगर है तो इसमें टोटल 8 त्रिभुज होते हैं, 1 2 3 4, और उसके बाद एक एक ऐसे जोड़ेंगे तो 5, ये वाला 6, ये वाला 7, और ये ऐसे करके जोड़ेंगे तो 8। तो टोटल 8 ये हो गया। उसके बाद ये 9 10 11 12। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो सोडा एसिड अग्निशामक में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 का विलयन और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 अलग अलग बोतलों में होते हैं। तो जब अग्निशामक का नॉब दबाया जाता है तो दोनों रसायन आपस में मिल करके मान यहाँ पे 2 लिख देते हैं, Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2 ये गैस के रूप में निकलता है। तो ये आपस में मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं जो आग को बुझा देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगोलॉयड। तो पूर्वी एशिया खास करके चीन, जापान, मंगोलिया, कोरिया और दक्षिण पूर्वी एशिया की अधिकांश जनसंख्या मंगोलॉयड प्रजाति से संबंधित है। इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या है? तो पीला और गेहुआ त्वचा का रंग होता है, बादामी तिरछी आंखें होती हैं, सीधे काले बाल और चपटा चेहरा होता है। नीग्रो जो है ये मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलॉयड जो है ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी और दक्षिण भारत की कुछ जनजातियों में पाई जाती है। और नॉर्डिक जो है ये कॉकेसॉइड प्रजाति की एक शाखा है जो उत्तरी यूरोप में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवाद बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो बॉम्बे प्लान 1944 में आया था। भारत के इसमें 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने देश के आर्थिक विकास के लिए एक योजना बनाई थी। इसमें कौन कौन थे? तो पहला थे JRD टाटा, दूसरा थे GD बिरला, तीसरा लाला श्रीराम, चौथा थे आरदेसी दलाल, पांचवा कस्तूरभाई लाल भाई, AD श्रॉफ, जॉन मथाई और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। तो इसमें धीरूभाई अंबानी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ये इसके वास्तुकार नहीं थे। अगला प्रश्न है कि 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि
राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते। तो तांती तत्वा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो मुख्य आर्थिक आधार पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफीम। इसमें होता क्या था कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक त्रिकोणीय व्यापार का आधार बन गया था। कैसे? तो इंग्लैंड से निर्मित वस्तुएं आती थी और भारत में विशेष करके बिहार और बंगाल में जबरन अफीम की खेती कराई जाती थी और इसे उगा करके चीन भेजा जाता था और फिर चीन से चाय और रेशम खरीद करके वापस इंग्लैंड में भेजा जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो ये दक्षिण का पहाड़ी भाग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मुंगेर की पहाड़ियाँ जैसे कि खड़गपुर की पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार का ही उत्तरी विस्तार है जो बिहार के दक्षिणी के सीमांत पठारी पहाड़ी भाग के अंतर्गत आती है। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनी हुई है। उत्तर बिहार का जो मैदान है ये पूरी तरीके से जड़ों मैदान है और सोमेश्वर पहाड़ी जो श्रेणी है यह उत्तर पश्चिम बिहार खास करके पश्चिम चंपारण में शिवालिक हिमालय का ये भाग है। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को इस तरीके से रूप में लिखा गया है, उसी कोड भाषा में मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए इसमें हुआ क्या है कि शब्द के पहले और आखिरी अक्षर को आपस में बदल दिया गया है और उनकी जगह भी बदल दी गई है, लेकिन आर पहले आ जाता है और इसमें सी, देखिए सी लिख ही देते हैं यहाँ पे, CAOMPUTE और आर। अब इसको लिखेंगे तो ये होगा RFUVQNPC। सी यहाँ आ गया है, आर यहाँ आ गया है, ठीक है। ये ओ का कर दिया गया है P, ई का हो गया है F, एम का हो गया N, टी के बाद U, P का Q और U का V। यानी C और C, R और R सेम है। उसके बाद +1 बढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लाई में, +1 सब में बढ़ा है। तो उसी तरीके से हम मेडिसिन का लिखेंगे तो मेडिसिन में क्या करेंगे, ई को हम पहले लिखेंगे और एम को बाद में लिखेंगे। फिर एन क्या होगा, एन के बाद आएगा ओ, आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद आता है जे, सी के बाद आएगा डी, आई के बाद जे, डी के बाद ई, ई के बाद एफ। तो ई ओ जे डी जे ई एफ एम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 99 का डी। अगला प्रश्न है कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो इसे खरीदा था नुसरत खान ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 1298 ईस्वी में गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था नुसरत खान, इसने खंबात बंदरगाह से मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहा गया है। कुछ लोग अलाउद्दीन खिलजी टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नुसरत खान ने इसे खरीद करके बाद में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को उपहार में दिया था। तो मलिक काफूर बाद में खिलजी का मुख्य सेनापति बना और उसने दक्षिण भारत अभियानों का नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, नुसरत खान। अगला प्रश्न है राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई थी? STS का मतलब स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, यानी संघर्ष विराम संघर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो नाइट्रोजन, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम जो है पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता और जल नियमन के लिए आवश्यक है। फास्फोरस जो है वो जड़ों के विकास, फूलों और बीजों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर इसमें हमारा ए ही होगा। सिर्फ पौधों के लिए जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं वो होता है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इसका जो अनुपात होता है 4:2:1 होता है। ये एग्जाम में एक बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1982 में की गई थी। अगला प्रश्न है मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार के पहली ट्रांसजेंडर बनी है, तो ये पुलिस उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बनी है। ऑप्शन सी हो जाएगा, SI बनी है ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश को अवशोषित करने के लिए किया जाता है क्लोरोफिल का उपयोग। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पे दिया है पानी के अणु को तोड़ना, तो यह अवशोषित ऊर्जा द्वारा किया जाने वाला अगला चरण है, लेकिन क्लोरोफिल का जो प्राथमिक कार्य है वो प्रकाश अवशोषण है। CO2 की कमी
तो ये भी गलत है, यह प्रकाशहीन अभिक्रिया में होता है। अगला प्रश्न है आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आर अश्विन और एस मोंगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? तो ये है ऑप्शन ए आलोक शुक्ला, भारत। अगला प्रश्न है गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है? तो सोनपुर का मेला इसका नाम है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है जो प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होकर 1 महीने तक चलता है। अगला प्रश्न है कि अनुक्रम का 14वां पद क्या होगा? तो देखिए प्रथम पद हमें क्या दिया है? 14 दिया है। इसमें कितना कम हुआ है? -4 -4 यानी सार्वंतर यानी डी कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। पदों की संख्या यानी एन कितना है? 14 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन यानी कि 14वां, ए 14 निकालना है हमें। ए दिया है 14 प्लस 14 माइनस 1, एन का मान 14 है, इंटू -4। तो 14 और ये 14 में से एक जाएगा तो 13 चौके 52 -52 हो जाएगा ये। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? -38। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? तो देखिए पहला दिया है झारखंड, तो झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह ये सभी कोयला क्षेत्र भंडार की दृष्टि से भारत में पहले स्थान पे है। छत्तीसगढ़ का कोरबा और विश्रामपुर और चिरमिरी यहाँ पे भी कोयले का भंडार है। और उड़ीसा तालचेर यहाँ का भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार क्षेत्र मौजूद है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। और कोयले के चार प्रकार होते हैं, एबी लिपि, एबीएलपी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी कुरवूर या करूर। तो संगम काल के 3 प्रमुख तमिल राजवंश थे, चोल, चेर और पांड्य। इसमें से चेर वंश की राजधानी थी करूर और इनका राजकीय चिन्ह क्या था? तो धनुष था। कांचीपुरम जो था ये पल्लव राजवंश की राजधानी थी और मदुरै जो था ये पांड्य राजवंश की राजधानी थी। ठीक है। और संगम काल की 3 राजधानियाँ और उनके तीनों प्रतीकों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो चेरों की राजधानी थी करूर, प्रतीक था धनुष। चोल की राजधानी थी उरैयूर और पुहार भी बोलते हैं कहीं कहीं, और इसका प्रतीक था बाघ। पांड्य की राजधानी थी मदुरै और प्रतीक था मछली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉमेट। तो धूमकेतु धूल, बर्फ और गैसों के बने पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर अत्यधिक लंबवत और पर्यावलयाकार दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य के पास आने पर इनकी पूंछ जो है बन जाती है जो सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। तो ये आप इसे देख सकते हैं, पहचाना जा सकता है इसे इस तरीके से। बाकी जो दिया है छोटा तारा जिसको एस्ट्रॉयड बोलते हैं या क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, तो यह मुख्यतः मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच गोलाकार या सामान्य कक्षाओं में घूमते हैं। बाकी उल्का पिंड जो है ये अंतरिक्षीय चट्टानों के टुकड़े हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? पहला है प्रांतीय स्वायत्तता। तो यह 1935 अधिनियम की सबसे मुख्य विशेषता थी। प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसे समाप्त करके उन्हें स्वायत्तता दी गई थी। तो ये तो इसकी विशेषताओं में शामिल है। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, तो ये विशेषता नहीं है, ये गलत है। 1935 का अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन लाने का प्रस्ताव था, लेकिन कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन वेवेल योजना और 1919 के सुधारों का हिस्सा ज़्यादा था, न कि 1935 का। भारत के संघ का प्रस्ताव, तो ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर के एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव था। हालांकि ये कभी लागू नहीं हो सका, ये 1935 में था। 1935 का अधिनियम का मूल्यांकन, तो 10 वर्षों के बाद अधिनियम के कामकाज के मूल्यांकन का प्रावधान भी इसी व्यवस्था में था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 26% योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया?
तो सम्राट चौधरी ने पेश किया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो छोटी आंत जो है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यकृत द्वारा बनाया गया पित्त जो रस है वो पित्ताशय में जमा होता है और पित्त वाहिनी के माध्यम से छोटी आंत के पहले भाग यानी ग्रहणी, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, उसमें स्रावित होता है। ये जो दिया है ओसिफेगस, इसे ग्रास नली बोलते हैं। तो भोजन को मुंह से पेट तक पहुंचाने वाली नली है, इसमें कोई पाचन नहीं होता है। पेट को स्टमक बोलते हैं, इसमें जठर रस स्रावित होता है जैसे कि पेप्सिन, HCl। ये जो बड़ी आंत है यहाँ मुख्य रूप से जल का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? तो ये है 4.5%। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो रूस ने संभाली थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है फ्री हिंदुस्तान। तो फ्री हिंदुस्तान 1908 में कनाडा या अमेरिका के वैंकूवर से तारकनाथ दास द्वारा प्रकाशित क्रांतिकारी ये पत्रिका थी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तारकनाथ दास। ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1908 में। ये भी याद रखते चलेंगे। इंडियन ओपिनियन तो 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र था ये। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1903। फिर वॉइस ऑफ इंडिया तो 1883 में दादा भाई नौरोजी द्वारा बॉम्बे से शुरू किया गया पत्र था, ये समाचार पत्र था। और बंगाली तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा संपादित प्रसिद्ध राष्ट्रवादी समाचार पत्र था ये। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? पहला का डी, दूसरा का ए, तीसरा का बी, चौथा का सी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो ये आया था अप्रैल 1912 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एग्जैक्ट डेट पूछे तो पहले ये देखना है कि 22 मार्च 1912 को अलग बिहार प्रांत के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी और इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। परंतु 1 अप्रैल 1912 से ये लागू हुआ था। अस्तित्व में कब आया था? तो 1 अप्रैल 1912 से लागू हुआ था और 22 मार्च 1912 से अधिसूचना जारी की गई थी, नोटिफिकेशन निकाला गया था। अगला प्रश्न है कि एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार मेल खाती हैं? तो इसका कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि आप इसको हमेशा याद रखें। कई बार अलग अलग एग्जामों में रिपीट कर दिया है डायरेक्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी 22 बार एक दूसरे के ऊपर आती है यानी 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, ऐसा ये प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चुंबकीय बल। गैर संपर्क मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि बिना छुए ही बल लगा सके। तो चुंबकीय बल जो है एक गैर संपर्क बल है क्योंकि 2 चुंबक या एक चुंबक और लोहे की वस्तु बिना एक दूसरे को छुए ही एक दूसरे पर बल लगा सकते हैं। बाकी जो घर्षण बल है यह एक संपर्क बल है जो 2 सतहों के आपस में रगड़ने पर गति का विरोध करता है। और प्रभावी बल जो है बल का एक सामान्य वर्गीकरण है, इफेक्टिव फोर्स बोलते हैं इसको। और भी गैर संपर्क बल है जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि स्थिर वैद्युत बल है और चुंबकीय बल हमने इसमें देख ही लिया। अगला प्रश्न है इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिम्मेक्स 24 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये योकोसुका जापान में आयोजित किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CGTMSI का पूरा रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मक्खली गोसाला इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। तो ये बिल्कुल सही है। बुद्ध और महावीर के समकालीन थे मक्खली गोसाल, इस संप्रदाय के संस्थापक या प्रमुख आचार्य थे। दूसरा है दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो कि भाग्य है। तो ये भी सही है। आजीविका दर्शन पूरी तरीके से नियतिवाद पर आधारित है जिसके अनुसार संसार की हर एक चीज़ भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो ये गलत है। यह संप्रदाय जो था वो रूढ़िवादी जातिगत व्यवस्था और भेदभाव का खंडन करता था। आजीविकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी तो ये भी सही है। तो राइट आंसर ए, बी एंड डी, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घाघरा। घाघरा नदी नेपाल से निकल करके उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के सिवान और सारण जिलों से होकर बहती और छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है।
महानदी जो है ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। नर्मदा जो है यह मध्य प्रदेश और गुजरात की मुख्य नदी है जो अरब सागर में गिरती है। और यमुना जो है यह प्रयागराज में गंगा से मिलती है, बिहार में नहीं बहती है ये। अगला प्रश्न है 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो 54,111 था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी है? तो वो है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो ये है जीवाश्म ईंधन का जलना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्लास्टिक का निपटान दिया है तो ये मुख्य रूप से मृदा और जल प्रदूषण का कारण है, न कि वायु प्रदूषण का। कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग ये भी मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण को बढ़ाता है। और वनों की जो कटाई है इसका सीधा वायु प्रदूषण से लेना देना कोई नहीं है। तो प्रमुख कारण में क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक है वो ये है कि ऊपर की जो दो संख्याएं हैं इनके बीच का जो अंतर है वो समान है। यहाँ पे प्लस 5 या 5 का समझिए, और यहाँ पे भी 5 है। इसमें कितना है? 3 है, इसमें भी 3 है। इसमें कितना है? 7 का अंतर है, तो इसमें भी 7 होना चाहिए। तो 15 7 यहाँ पे क्या आएगा? 22 आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखिए दूसरा तरीका इसको देखने का ये है कि इसमें अंतर देखिए 15 और 21 में 6 का अंतर है, 16 और 10 में 6 का अंतर है, अंतर सेम है। 7 10 3 का अंतर है, 10 13 3 का अंतर है, 14 15 में 1 का अंतर है, तो 21 और यहाँ पे 22 होगा तो 1 का अंतर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है स्वदेशी सेवक होम। तो 1908 में कनाडा के वैंकूवर में जीडी कुमार द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये वैंकूवर में है, इसका मुख्यालय 1908 में स्थापित किया गया था जीडी कुमार के द्वारा। यूनाइटेड इंडिया हाउस तो 1910 में अमेरिका के सिएटल में तारकनाथ दास और जीडी कुमार द्वारा स्थापित किया गया था 1910। युगांतर आश्रम तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और गदर पार्टी द्वारा स्थापित मुख्यालय था ये, तो 1913 में ये था। फिर आईएनए या आज़ाद हिंद फौज तो ये था सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में इसका मुख्यालय रंगून म्यांमार में स्थानांतरित कर दिया था, तो 1944। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी और चौथा का डी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? तो V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर ओम्स के नियम के हिसाब से। तो हमें प्रतिरोध निकालना है, तो R इज इक्वल टू क्या होगा? V/I होगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थान है यह पटना के पुराने शहर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या था? तो ये था आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरिराज सिंह बेगूसराय से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ब्राज़ील के मिनास गेरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो ब्राज़ील का मिनास गेरेस राज्य विश्व में उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क विशेष रूप से हेमेटाइट के विशाल भंडार और खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का इताबिरा और क्वाड्रिलैटेरा फेरीफेरो क्षेत्र लौह अयस्क खनन के प्रमुख केंद्र है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। बॉक्साइट जो है ब्राज़ील के पारा राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता है, जो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। कोयला जो है ब्राज़ील के दक्षिणी राज्यों जैसे कि रियो ग्रांडो डो सुल में सीमित मात्रा में मिलता है। और अभ्रक जो है भारत में आंध्र प्रदेश, नेल्लौर और झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो शिक्षा को आवंटन प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? तो यही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया इसी सेट में। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा 104। दोनों अलग अलग तरीके से पूछा गया था, लेकिन पूछने का मतलब यही था। और जैसा कि मैंने बताया, इसके द्वारा एक और चीज़ हुआ था, तो SC ST का आरक्षण बढ़ा करके 2030 तक कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं, और इसका औसत मान जो होता है वो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और किण्वन जानते हैं। किण्वन कोशिकाओं में अनोक्सीय परिस्थितियों में सूक्ष्म जीवों द्वारा शर्करा का जो अल्कोहल या अम्ल में रूपांतरण होना ही फर्मेंटेशन कहलाता है, किण्वन कहलाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था सर्वहितैषी। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। तो वर्ष 1890 में पटना से प्रकाशित सर्वहितैषी बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। और यदि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक पूछे तो बिहार बंधु था, जो 1872 में बिहार शरीफ से शुरू हुआ और बाद में 1874 में पटना स्थानांतरित हुआ था। अगला प्रश्न है कि हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? तो श्रीनगर एवं लेह को जोड़ेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार कीजिए। पहला है उर्वरा। तो उर्वरा जो है इसका मतलब होता है उपजाऊ, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है मरु, तो निर्जल या रेगिस्तानी भूमि को बोलते हैं ऐसा, ये भी सही है। सादवाला, तो हरी घास से ढकी हुई भूमि को बोलते हैं सादवाला, तो ये भी सही है। देवमातृक, तो वर्षा के पानी से सींची जाने वाली भूमि को बोलते हैं, तो राइट आंसर ये भी सही मिलान है। तो हमारा आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अम्ल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा 2024 में सम्मानित किया गया? तो ये होगा ई रिक्शा चालक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय आरती को लंदन में किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा अम्ल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? तो सतत विकास इसमें शामिल नहीं है। इसमें 9 प्राथमिकताएं थी। पहला कृषि में उत्पादकता, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास, निर्माण सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास, और अगली पीढ़ी के लिए सुधार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो टेस्ला क्या है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापने का SI मात्रक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो गतिमान आवेशित कण या चालक पर लगने वाले बल को, चुंबकीय बल जो होता है हमारा F = BIL होता है। तो B बराबर क्या हो जाएगा? FIL। F क्या है यहाँ पे? न्यूटन बल है। I क्या है? एम्पियर है। L क्या है? मीटर है। तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केओंझर, जो कि उड़ीसा में है। तो जून 2024 में उड़ीसा के 15वें मुख्यमंत्री बने मोहन चरण मांझी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में केओंझर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।